नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो दीपक नाइट्राइट का Q3 2021 का रिजल्ट आया था वो कैसे रहा। इसके पहले मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया था दीपक नाइट्राइट पे, जो आप देख सकते हो। वो वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि उनके जो सारे अलग अलग सेगमेंट्स है, जैसे कि बल्क एंड कमोडिटी केमिकल्स, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स, दीपक फेनोलिक्स, ये जो सारे अलग अलग सेगमेंट्स है, ये सारे सेगमेंट्स में दीपक नाइट्राइट कौन कौन से अलग अलग केमिकल्स मैन्युफैक्चर करता है और इसके अलावा ये जो केमिकल्स है उसका यूज कहाँ पर होता है, इसके बारे में वो वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो इसके बाद में ये वीडियो में हम Q3 2021 का जो रिजल्ट आया था इसके बारे में देखेंगे। अलग अलग उनके जो सेगमेंट्स है उनका परफॉर्मेंस कैसे रहा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी के आगे जाके कैपेक्स के क्या प्लान्स है ये भी देखेंगे। तो पहले हम दीपक नाइट्राइट के जो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स है उनके रेवेन्यूज और ईबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, इससे शुरू करेंगे। तो पहला दीपक नाइट्राइट का जो सेगमेंट है वो बल्क एंड कमोडिटी केमिकल्स का है। उसमें यदि आप रेवेन्यूज देखोगे तो रेवेन्यूज में ईयर ऑन ईयर 22.53% का यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13.81% का इंक्रीज हुआ है। करंट के क्वार्टर में 196 करोड़ के रेवेन्यूज उन्होंने पोस्ट किए थे बल्क एंड कमोडिटी केमिकल्स, कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 253 करोड़ के थे। और यहाँ पर जो डिक्लाइन हुआ है रेवेन्यूज में उसके कुछ रीजंस ये है कि रॉ मटेरियल्स लगते हैं उसके अवेलेबिलिटी में थोड़ा इशू था ये क्वार्टर में, इसीलिए यहाँ पर डी ग्रोथ हुई है। पर मैनेजमेंट का ये कहना है कि फिलहाल में जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है। और उनके जो रेवेन्यूज है उसमें रिडक्शन आया था ईयर ऑन ईयर, वैसे ही उनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी रिडक्शन आया है, यानी ईबिट वो 58.98 करोड़ के थे और उसके कंपैरिजन में करंट क्वार्टर में 46.88 करोड़ का हुआ है, यानी 20.52% का यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर इंप्रूवमेंट है। नेक्स्ट जो उनका सेगमेंट है वो फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स का सेगमेंट है, जिसमें आप देखोगे तो उन्होंने ईयर ऑन ईयर बेटर परफॉर्म किया है। यहाँ पर 21.92 यानी लगभग 22% का उन्होंने ग्रोथ किया है। जो रेवेन्यूज थे वो लास्ट ईयर में लगभग 173 करोड़ के थे Q3 20 में, उसके कंपैरिजन में ये क्वार्टर में 210.93 यानी लगभग 211 करोड़ के रेवेन्यूज उन्होंने पोस्ट किए हैं। सिमिलरली जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी सिग्निफिकेंट यहाँ पर आप देखोगे तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 57.48 करोड़ के कंपैरिजन में करंट क्वार्टर में 90.99 यानी लगभग 91 करोड़ के प्रॉफिट उन्होंने पोस्ट किए थे। और यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में आप देखोगे यानी Q2 2021 में तो प्रॉफिटेबिलिटी 101.18 करोड़ का था, यानी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ उन्होंने अचीव की है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर थोड़ा डिक्लाइन है। उनका जो नेक्स्ट सेगमेंट है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स का, तो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स के लिए लास्ट का जो ईयर था कंप्लीट 2020 ईयर, वो एक एक्सेप्शनल ईयर था जहां पर उनके जो मार्जिन्स थे वो काफ़ी बढ़ गए थे, लगभग 50% के मार्जिन्स हो गए थे, क्योंकि चाइना में कुछ जो प्लांट्स है वो बंद हो गए थे और बाद में फिर चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स ने उनके प्लांट्स जो है वो शुरू कर दिए और जो दाजदा एक प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी गिर गई और उसके बाद में यहाँ पर ये जो सेगमेंट है उसमें काफ़ी हैवी डिक्लाइन आ गया। यदि आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये ईयर में रेवेन्यूज तो 176 करोड़ के लास्ट ईयर में थे, उसके कंपैरिजन में ये ईयर में आप देखोगे तो सिर्फ 90 करोड़ के है, यानी ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 48.77% का डिक्लाइन हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। Q2 2021 में उनके जो रेवेन्यूज थे वो 67 करोड़ के थे और ये क्वार्टर में 90 करोड़ के हैं, लगभग 34.5% का इंप्रूवमेंट हुआ है। सिमिलरली प्रॉफिटेबिलिटी में भी मेजर इंपैक्ट आया है। लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में यानी Q3 20 में प्रॉफिटेबिलिटी यानी ईबिट 95.31 करोड़ का था, कंपेयर टू ये क्वार्टर में सिर्फ 8.1 करोड़ का ईबिट उन्होंने पोस्ट किया है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर इंप्रूवमेंट है, पर लास्ट ईयर कंपेयर टू ये ईयर यानी सेम क्वार्टर यहाँ पर 91% का डिक्लाइन है। तो इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि जो लास्ट ईयर का प्रॉफिटेबिलिटी था वो एक अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी था, बहुत ज़्यादा मार्जिन उनके एक्सपांड हो गए थे। तो आपको ये भी देखना है कि यदि कोई केमिकल बेस्ड कंपनी है उसके जो मार्जिन्स है वो 50-60% के हो जाते हैं तो जनरली ये आप देखोगे तो सस्टेन नहीं कर पाते और फिर से वो बाद में मीन रिवर्ट हो जाते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें काफ़ी इम्पैक्ट आ जाता है। पर यहाँ पर दीपक नाइट्राइट का एक स्पेशलिटी है जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम दीपक फेनोलिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दीपक फेनोलिक्स ये उनका एक सब्सिडरी है। इंडिया में जो फेनॉल का प्रोडक्शन है वो सिर्फ दीपक नाइट्राइट फिलहाल में कर रहा है। तो ये जो फेनोलिक्स का डिवीजन है उसमें आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर लगभग
39.6% का इंप्रूवमेंट हुआ है रेवेन्यूज़ में। 535 करोड़ के थे लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में, कंपेयर टू ये ईयर में 746 या 747 करोड़ के रेवेन्यूज पोस्ट किए हैं। पर यहाँ पर यदि आप ईबिट देखोगे तो ईबिट में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी Q3 2020 लास्ट ईयर में ईबिट सिर्फ 40 करोड़ का था, उसके कंपैरिजन में करंट ईयर में, करंट क्वार्टर में 174 करोड़ का हुआ ईबिट, यानी लगभग आप देखोगे तो 329.21% का ग्रोथ हुआ है। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज है। जो रेवेन्यूज़ है वो सिर्फ 40% से इंक्रीज हुआ है, पर उसके कंपैरिजन में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आप देखोगे तो 4x हुआ है। तो यहाँ पर ये जो प्लांट है वो फिलहाल में 100% से ऊपर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, लगभग 115% पे चल रहा है। और यहाँ पर जो मार्जिन है वो भी काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये जो दीपक फेनोलिक्स का सेगमेंट है उससे ही मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी आया है। और ये आप देखोगे तो उनका सब्सिडरी है जो कंसोलिडेटेड बिजनेस में आपको दिखेगा, स्टैंड अलोन बिजनेस में आप देखोगे तो इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। तो यही आप देखोगे तो दीपक नाइट्राइट का एक स्पेशलिटी है या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि दीपक नाइट्राइट ये एक डाइवर्सिफाइड केमिकल कंपनी है। तो उसके वजह से क्या होता है कि पर्टिकुलर क्वार्टर में कोई उनका एक सेगमेंट में सपोज अंडर परफॉर्मेंस है, जैसे कि ये क्वार्टर में परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स में आप देखोगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी एक सिग्निफिकेंट उनका प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन आया था। पर वो जो डिक्लाइन है उसमें कॉम्पेंसेशन आप देखोगे तो वो दीपक फेनोलिक्स या उनका जो एक सब्सिडरी है या एक जो उनका बिजनेस सेगमेंट है उससे हो गया। तो यदि आप दीपक नाइट्राइट का कंप्लीट रिजल्ट देखोगे, यानी ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज देखोगे कंसोलिडेटेड लेवल पे, तो जनरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहता है उनके प्रॉफिटेबिलिटी में। यदि आप Q3 2021 का प्रॉफिटेबिलिटी मिक्स कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, यानी Q3 2020 में, तो यहाँ पर जो दीपक फेनोलिक्स का टोटल परसेंटेज था प्रॉफिटेबिलिटी में वो लास्ट ईयर में सिर्फ 16% का था, और 16% के कंपैरिजन में ये ईयर में आप देखोगे तो 54.3% का हुआ है, यानी सिग्निफिकेंट जंप हुआ है। सिमिलरली परफॉर्मेंस प्रोडक्ट आप देखोगे तो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में लास्ट ईयर में 37.8% कंट्रीब्यूट करता था। इसका मतलब परफॉर्मेंस प्रोडक्ट में एक मेजर हिट हुआ था बिजनेस में, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ था। तो सपोज फॉर एग्जांपल दीपक नाइट्राइट एक ऐसी कंपनी है कि जो सिर्फ परफॉर्मेंस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, और ये सिचुएशन आ जाती है यानी चाइना में जो प्लांट्स है वो रीस्टार्ट हो जाते हैं और दीपक नाइट्राइट का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 90% से गिर जाता है, तो ये सिचुएशन में आप देखो तो स्टॉक प्राइस है वो भी 70 to 80% से करेक्ट हो जाता। पर ये केस में वैसा नहीं हुआ है, क्योंकि दीपक नाइट्राइट एक डाइवर्सिफाइड केमिकल कंपनी है। जो भी इश्यूज परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स के वजह से आए हैं कंपनी को, उनका प्रॉफिटेबिलिटी में रिडक्शन आया है, उससे बेटर आप देखोगे जो कॉम्पेंसेशन हुआ है या उससे बेटर जो प्रॉफिटेबिलिटी में एक्चुअल में इंक्रीज हुआ है वो दीपक फेनोलिक्स या उनका जो बिजनेस सेगमेंट है इससे आया है। और इसीलिए ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, यानी कंसोलिडेटेड लेवल पे यदि आप उनका ईबिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपेयर करोगे तो लगभग 37 to 38% से इंक्रीज हुआ है। और रीजन इसका यही है कि दीपक नाइट्राइट ये एक डाइवर्सिफाइड केमिकल कंपनी है। अभी हम टोटल कंपैरिजन करेंगे Q3 2021 कंपेयर टू लास्ट ईयर, यानी Q3 20 और Q2 2021 यानी लास्ट क्वार्टर। तो यदि आप रेवेन्यूज देखोगे तो यहाँ पे रेवेन्यूज में ईयर ऑन ईयर 9% का इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25% का इंक्रीज हुआ है। करंट क्वार्टर में जो टोटल रेवेन्यूज है वो ऑल टाइम हाई है, 1240 करोड़ के रेवेन्यूज उन्होंने पोस्ट किए थे। सिमिलरली यदि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लगभग 37% का इंक्रीज हुआ है, और इसका रीजन यही है कि ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले हो रहा है दीपक फेनोलिक्स के बिजनेस सेगमेंट में। तो पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स Q3 में 290 करोड़ का है, कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर में आप देखोगे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में तो 210 करोड़ का था, और 2021 के Q2 में यानी प्रीवियस क्वार्टर में ये 228.84 यानी 229 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने पोस्ट किया था पीबीटी लेवल में। यदि आप पीबीटी मार्जिन्स देखोगे तो पीबीटी मार्जिन्स ये क्वार्टर में उन्होंने 23.42% के पोस्ट किए थे, कंपेयर टू लास्ट ईयर में 18.59 और Q2 2021 में 23.09, यानी यहाँ पर 483 बेसिस का इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 33 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ है। तो ये मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ कि इसका रीज़न यही है कि आप यदि एस्टिमेट करोगे कि कोई एक सेगमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हुआ है और बाद में ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मीन रिवर्ट हो जाएगा और बाद में जो स्टॉक है वो गिर जाएगा, तो जनरली डाइवर्सिफाइड केमिकल कंपनीज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका जो कॉम्पेंसेशन है
वो दूसरा कोई एक सेगमेंट कर देती है। तो इसीलिए ऐसे जो बिजनेसेस है उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी जो वोलाटिलिटी है वो काफ़ी कम होती है कंपेयर टू सिंगल प्रोडक्ट फोकस कंपनी। जैसे कि आपको पता होगा कि HEG और ग्राफाइट एक इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है और यहाँ पर उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है कंपेयर टू 2018 या 2019 फाइनेंशियल ईयर। और इसीलिए HEG का जो स्टॉक प्राइस है वो 5000 रुपीज से 500 रुपीज हो गया था मार्च मंथ में। अभी हम टोटल जो बोरोइंग से दीपक नाइट्राइट के इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोस्टली जो दीपक नाइट्राइट लिमिटेड यानी जो स्टैंड अलोन उनका बिजनेस सेगमेंट है वो डेट फ्री बिजनेस सेगमेंट है। तो उन्होंने जब दीपक फेनोलेक्स है उनका जो सब्सिडरी है उसकी शुरुआत की थी, जो फेनॉल का प्लांट है वो उन्होंने लगाया था, तो उसके लिए उन्होंने कुछ डेट भी लिया था। तो कंसोलिडेटेड लेवल पे कंपनी पे कुछ डेट है, स्टैंड अलोन लेवल पे कोई डेट नहीं है। तो यदि आप टर्म लोन देखोगे तो वो 637 करोड़ का है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में वो 867 करोड़ का था, तो यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है लगभग 26% का। वर्किंग कैपिटल में भी काफ़ी शार्प डिक्लाइन हुआ है, 94% का हुआ है, 246 करोड़ टू 13 करोड़। और टोटल आप करोगे टर्म लोन्स प्लस वर्किंग कैपिटल तो 650 करोड़ का करंट लोन है उनका। और कंपेयर टू लास्ट ईयर आप देखोगे तो लास्ट ईयर में वो 1113 करोड़ का था, तो लगभग 40% का डिक्लाइन हुआ है उनके लोन्स में। और इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट में भी दिखाई देगा। इंटरेस्ट कॉस्ट भी उनका कम हुआ है। कैश एंड कैश बैलेंसेस में टोटल आप देखोगे तो 83 करोड़ से कंपनी के पास कंपेयर टू लास्ट ईयर 23 करोड़ था। और यदि आप नेट डेट देखोगे यानी टोटल लोन्स माइनस जो कैश है, यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 567 करोड़ का है ये क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 1090 करोड़, यानी लगभग यहाँ पर ईयर ऑन ईयर 48% का डिक्लाइन हुआ है। टोटल इक्विटी में यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 39% का, 1477 करोड़ लास्ट ईयर में था जो 2056 करोड़ हुआ है। और इसीलिए जो डेट टू इक्विटी है इसमें एक शार्प डिक्लाइन आया है, 0.74 से 0.28 हुआ है, यानी लगभग यहाँ पर 62% का डिक्लाइन आया है। तो दीपक नाइट्राइट के जो Q3 2021 के रिजल्ट्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, तो मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स है वो काफी बेहतरीन उन्होंने पोस्ट किए थे। और दीपक नाइट्राइट के रिजल्ट्स आने के बाद उनका जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी काफी एक मोमेंटम आया था। तो अभी हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या कहा था, जो Q3 का कॉन्फ्रेंस कॉल था। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने ये कहा है कि पेपर, टेक्सटाइल और ऑयल ये जो उनके बिजनेस सेगमेंट्स है इसमें फिलहाल में भी कंप्लीट रिकवरी नहीं हुआ है और ड्यू टू कोविड यहाँ पर कुछ इश्यूज है फिलहाल में भी। उसके बाद में जैसे कि आपको पता होगा कि दीपक नाइट्राइट का जो प्रॉफिटेबिलिटी ये क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है, उसका रीजन जो है वो फेनोलेक्स उनका जो बिजनेस सेगमेंट है वो है। और इसके अलावा फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स ये बिजनेस सेगमेंट में भी उन्होंने काफ़ी एक अच्छा परफॉर्मेंस किया था। फेनोलिक का जो प्लांट है वो फिलहाल में 115% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है और इसके रिलेटेड मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो और थोड़ा वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो दीपक फेनोलिक्स का बिजनेस सेगमेंट है इसमें वो और एक जो केमिकल है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिसका नाम है IPA यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर आप देखोगे तो उसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ था, इसीलिए ओवरऑल जो दीपक फेनोलिक्स का बिजनेस सेगमेंट है इसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ था। इसके बाद में कंपनी जो फर्दर कैपेक्स करने वाली है उसमें वो जो फेनोलिक्स डिवीजन है उसमें जो डेरिवेटिव्स है उसमें भी कॉन्सेंट्रेट करने वाली है, जिससे उनके जो मार्जिन है वो भी बढ़ सकते हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो सकता है आगे आने वाले 2 to 3 ईयर्स में। इसके बाद में मैनेजमेंट ने यह कहा है कि उनका जो फेनोलिक्स का बिजनेस सेगमेंट है दीपक फेनोलिक्स वो थोड़ा डिपेंडेंट होता है क्रूड पे, क्योंकि जैसे ही क्रूड की जो प्राइजेस है उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं वैसे ही प्रोपेलिन और बेंजीन ये जो रॉ मटेरियल्स है बेसिकली एसीटोन मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोपेलिन और बेंजीन लगता है, इसके अलावा फेनॉल के लिए भी लगता है और इसीलिए ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो टॉप लाइन में आ जाता है। यदि क्रूड के प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो जनरली जो टॉप लाइन है वो भी इंक्रीज होता है, पर एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि जो रॉ मटेरियल्स है उसमें भी इंक्रीज आ जाता है। इसके बाद में कंपनी और कुछ एक्सपेंशंस कर रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशंस कर रही है, जिसमें जो फेनॉल है उसमें वो लगभग 6500 टन पर मंथ से एडिशन कर रही है कैपेसिटी में और इसके बाद में जो एसीटोन है उसमें 5200 टन का एडिशन हो रहा है। दीपक फेनोलिक्स का जो शटडाउन होने वाला था मेंटेनेंस के लिए वो ऑलरेडी उन्होंने Q1 में ही कर लिया था जब भी ओवरऑल लॉकडाउन था और इसीलिए मैनेजमेंट कह रही है कि फिलहाल में फिर से जो शटडाउन है मेंटेनेंस के लिए वो सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है Q4 में, यानी Q4 2021 में दीपक फेनोलिक्स में पर्टिकुलरली हम सिमिलर जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट भी आ सकता है। इसके बाद में मैनेजमेंट ने जो बेसिक केमिकल्स या जो कमोडिटी केमिकल्स है उसमें जो 20% का डीग्रोथ हुआ था रेवेन्यूज या प्रॉफिटेबिलिटी में भी, तो उसका ये रीजन था कि जो कुछ रॉ मटेरियल्स है वो अनअवेलेबल थे और इसके अलावा उनके ऐसे कुछ जो प्रोडक्ट्स है
उनके जो एंड यूजर्स है वो एमएसएमई सेगमेंट में आ जाते हैं। और एमएसएमई सेगमेंट आप देखोगे तो ड्यूरिंग कोविड काफी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हुआ था, पर फिलहाल में वो आप देखो तो उसमें रिकवरी आ रहा है। तो मैनेजमेंट को ये एक्सपेक्टेशन है कि अगले क्वार्टर में बेसिक केमिकल्स का जो डिवीजन है उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज। यदि आप करंट क्वार्टर में भी देखोगे यानी Q3 2021 और उसको यदि आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करोगे यानी Q2 21 से बेसिक और कमोडिटी केमिकल्स के लिए, तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है पर ईयर ऑन ईयर यहाँ पर डिक्लाइन हुआ था। और बेसिक और कमोडिटी केमिकल्स ये सेगमेंट और फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स ये सेगमेंट उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो फिलहाल में 85% का है। इसके बाद में परफॉर्मेंस प्रोडक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो प्राइजेस थी वो लास्ट ईयर में अनयूजुअली हाई प्राइजेस थी और इसके बाद में ये जो प्राइजेस है वो काफी सिग्निफिकेंटली करेक्ट हो गई है। परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हमें नेक्स्ट 2 या 3 क्वार्टर्स में देखना होगा कि जो दाजदा की प्राइस है वो स्टेबिलाईज होकर कहां पर जाती है। इसके बाद में मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि कंपनी के पास की जो डेट की पोजिशन है वो काफी एक बेटर पोजिशन है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और यहाँ पर कंपनी का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि उनको डेट फ्री होना है, क्योंकि जैसे कि आपको फिलहाल में पता होगा कि जो डेट की बोरोइंग कॉस्ट है या जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो काफी कम है। और इसीलिए यदि आपको एक अच्छे लेवल्स पे या अच्छे इंटरेस्ट रेट पे डेट मिलता है और यदि आप उससे काफी अच्छी ग्रोथ कर सकते हो फ्यूचर में, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट का ये प्लान है कि हमें इक्विटी और डेट में एक अच्छा बैलेंस रखना है, पर कंपनी का कोई ऐसा फोकस नहीं है कि उनको डेट फ्री होना है। इसके बाद में कंपनी के जो कैपेक्स के प्लान्स है उसमें लगभग स्टैंड अलोन जो बिजनेस है दीपक नाइट्राइट का, उसमें वो 400 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं और दीपक फेनोलिक्स में वो लगभग 200 to 300 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट और एक उनका जो सब्सिडरी है उनका लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है दीपक क्लीनटेक, जिससे उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंप्रूव होगा, पर इसका जो इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा वो नेक्स्ट 2 या 3 ईयर्स में दिखाई देगा। तो फिलहाल में मुझे लगता है कि दीपक नाइट्राइट का जो ओवरऑल रिजल्ट था वो काफी बेहतरीन रिजल्ट था। 38% का जो इंप्रूवमेंट है उनके प्रॉफिटेबिलिटी में, ये पर्सनली मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरा एक्सपेक्टेशन लगभग 25 to 26% का था, पर उसके कंपैरिजन में कंपनी ने काफी एक बेटर परफॉर्म किया है। तो दीपक नाइट्राइट का स्टॉक मैं मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूं और ये एक मेरा लॉन्ग टर्म का पिक है। तो ये वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे और ये वीडियो जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जो एनालिसिस मैंने शेयर किया है आपके साथ, इससे उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा।